हाँ, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत बढ़िया और बहुत शानदार होंगे। तो जो पीडीएफ मेरे सामने है, ये बेसिकली इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट फर्स्ट है और इसके बाद इसके अंदर पार्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 पार्ट हैं टोटल। हर एक पार्ट में 25 वर्ड्स हैं। अच्छा, ये हमने अपनी क्लास में पढ़ा दी थी, बट फिर मैंने सोचा कि इसको यूट्यूब पे भी पढ़ाया जाए और उसको पढ़ाने के पीछे का औचित्य क्या है, हम पहले समझ लेते हैं कि हमें ये क्या चीज़ है और कैसे पढ़नी है। तो बेसिकली सीन क्या है कि 4 या 5 सब्जेक्ट हैं टोटल। आईआर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिलॉसफी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ या लीगल के टर्म्स हो गए, एंड देन इसके साथ साथ आपका क्या कहते हैं इसको, एनवायरनमेंट हो गया। ये 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जब कभी आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, क्या कुछ नहीं पढ़ते हैं, बट आपको इनमें से इसके अंदर काफ़ी सारी वोकेबलरी होती है जो आपको समझ में नहीं आती, और वो वोकेबलरी समझ में ना आने की वजह से आप अपने आप को बड़ा हैंडीकैप्ड या परेशान महसूस करते हैं। तो हमने सोचा कि उसके लिए एक रास्ता है कि हम एक यूट्यूब पे सीरीज़ बनाएं जिसमें हम वो जो वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट हर सब्जेक्ट्स के, करीबन 100 या कुछ कुछ में 200 भी हो सकते हैं, देखो जो अच्छे होंगे उनको आपको पढ़ा दें और उनकी हर वीडियो के नीचे उनकी एक टाइमलाइन बना दें। अब उस टाइमलाइन से क्या होगा, जब हम आपको पढ़ा देंगे तो आपको वो वर्ड्स एक बार तो रिवाइज पढ़ ही लेंगे आप हमारे साथ। आगे कभी आपको लगता है कि कोई वर्ड उसमें से जुड़ा हुआ आया, आपको उसका मतलब याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप उस वीडियो में जाके और टाइमलाइन में चेक कर सकते हैं कि अभी भी ये वाला वर्ड था जो मुझे नहीं आता, और जैसे आपको समझ में आ गया ये वाला वर्ड आपको नहीं आता, आप उस पर क्लिक करें और आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये एक तरीके से डिजिटल डिक्शनरी के तौर पे आपको सब्जेक्ट वाइज काम आएगी। तो ये हमारी मुहिम है। आपको अच्छी लगे वीडियो तो अपने दोस्तों को, अपने आसपास सबको ज़रूर भेजिएगा। और दूसरा, ये वीडियो बच्चों बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो सीरियसली पढ़ाई करने के मूड में है। तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें बहुत कुछ इधर उधर की बातें मैं करूँगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हम लोग बहुत पढ़ाई करने वाले लोगों में से हैं और हम बहुत पढ़ाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपके सामने आता है, मैं बिल्कुल शुरू करता हूँ। सबसे पहला टॉपिक आता है अब्राहम अकॉर्ड। अब अब्राहम अकॉर्ड क्योंकि ए से शुरू हुआ है तो इसलिए हम लोग अब्राहम अकॉर्ड से शुरू करेंगे। मैं इसको रेड कर लेता हूँ, अभी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो अब्राहम अकॉर्ड से शुरू करते हैं। अब्राहम अकॉर्ड क्या है, देखो अगर तुम ध्यान से समझो तो अब्राहम अकॉर्ड के लिए इस मैप को थोड़ा सा देखोगे तो समझोगे। हम लोग जानते हैं दिस इज़ इसराइल, और इसराइल के आसपास दिस इज़ लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, टर्की, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, ये पूरा का पूरा हम मजमा जानते हैं। और ये कहानी बहुत पुराने से चल रही है, जब इसराइल ने अपने आप को बनाने की कोशिश करी और उसके बाद फर्स्ट इसराइल अरब वॉर हुई, सेकेंड इसराइल अरब वॉर हुई, उसके बाद में ये सिनाई पेनिनसुला, ये इसराइल है इधर, है ना, ये इसराइल नहीं है, ये सिनाई पेनिनसुला है, तो ये इसराइल है और यहाँ पे ये सनाई पेनिनसुला है। तो सनाई पेनिनसुला बेसिकली इसराइल ने ले लिया इजिप्ट से, और उसके बाद इजिप्ट पहला कंट्री बना था जिसने इसराइल के साथ में पीस एग्रीमेंट साइन किया था कि भैया हमें कोई मतलब नहीं, तुम पैलेस्टीन के साथ जो करना चाहो करो, हमें हमारा सनाई पेनिनसुला लौटा दो। एंड देन उसके बाद में फिर जॉर्डन ने इसराइल के साथ पीस साइन करी क्योंकि उसको पता था कि भैया अपना क्या इन सब के चक्कर में लड़ो। एंड देन उसके बाद में फिर सीरिया का गोलन हाइट्स इसराइल ने ले लिया था, जो अब तक लिया हुआ है। लेबनान के साथ इसराइल का पंगा चल रहा है क्योंकि लेबनान में हमास है, हम सबको हिजबुल्ला है, हम सबको पता है। तो ये सब कहानी चल रही है। हमें इन सब लोगों को ईरान से भी बड़ा डर लगता है क्योंकि वो एक शिया कंट्री, ये सब सुन्नी, और दूसरा अमेरिका ने भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाई। तो उसके बाद में पहला अभी रिसेंटली 2020 में 4 साल पहले ही यूनाइटेड अरब अमीरात दैट इज यूएई और इसराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए, और उसके बाद में फिर इसराइल और बहरीन के बीच में भी शुरू हो गए, और फिर मोरक्को के साथ इसराइल के रिलेशन शुरू हो गए, और फिर सूडान के साथ भी शुरू हो गए। और इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने निभाया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल यूएस ने निभाया। और ये क्यों, क्योंकि बेसिकली इसराइल और ये सब चाहते हैं कि यहाँ पे चाहे इनकी दोस्ती एक बार को हो जाए पर ईरान की डोमिनेंस ना बढ़े, ये सबको चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। दे मार्क द फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन रिलेशन बिटवीन इसराइल एंड अरब सिंस 1994। सिंस 1994 क्यों, क्योंकि पहले इजिप्ट एंड देन जॉर्डन, और उसके बाद में अब जाके और लोगों से दोस्ती होना शुरू हुई। तो ये अब्राहम अकॉर्ड है। अब्राहम अकॉर्ड अगर हम वैसे समझना चाहें बच्चों तो बहुत लंबा टॉपिक है ना। ये पूरा का पूरा जोन जो है ये करीबन 3-3.5 घंटे का टॉपिक होता है, सारी चीज़ें अगर समझें, पर हम लोग अभी वोकेबलरी कर रहे हैं तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी करके चलेंगे। चलो इसके बाद दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज नोन एज अफ्रीकन यूनियन। तो अगर तुम लोग अफ्रीकन यूनियन में सबसे पहले देखो तो देखोगे लाइट ग्रीन कलर से तुमको 2 कंट्रीज दिखाई देंगे जो कि उसके सस्पेंडेड मेंबर हैं। तो आमतौर पे तो सवाल नहीं पूछा जाता, पर अगर कभी पूछा जाता है तो हमेशा एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो वो तुमसे पूछ सकते हैं कि कौन से 2 मेंबर हैं जो अफ्रीकन यूनियन के सस्पेंडेड मेंबर हैं, तो माले और साउथ सूडान। और देन उसके बाद में फिर ये नॉन मेंबर कंट्रीज, बट ऑब्वियस है जब ये अफ्रीकन यूनियन कॉन्टिनेंट में नहीं आ रहे तो मेंबर क्यों होंगे। एंड देन उसके बाद में साथ में अगर हम देखें इसके साथ तो एक्टिव मेंबर के अंदर ये सारे के
सारे कंट्री इसके मेंबर हैं। अब हम लोग इसको आगे की बात समझें तो ये होती क्या है अफ्रीकन यूनियन। सो अफ्रीकन यूनियन बेसिकली किसकी प्रीडिसेसर है? अफ्रीकन यूनियन से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, और वो 2002 में बनी थी, और उसके बाद में वो हटी और उसके बाद में अफ्रीकन यूनियन आया। नाम दूसरा जो ध्यान से पढ़ना है दैट इज थाबो मबकी, मेरे साथ रिपीट कर लेना वीडियो देखते में, थाबो मबकी है ना, अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड वन ऑफ द एयूज आर्किटेक्ट प्रॉमिस्ड अ कॉन्टिनेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो बेसिकली जैसे हर जगह की अपनी अपनी छोटी छोटी स्टेट्स की यूनियन, कंट्रीज की यूनियन मिलकर बनती है, सो दैट वो एक दूसरे के साथ अच्छे से या अपने रिलेशंस को अच्छे से करें इन काउंटर ऑफ दोज बड़े बड़े कंट्रीज, जैसे यूरोपियन यूनियन बनी, जैसे कि सार्क कंट्रीज बने, जैसे कि आसियान बना, ऐसे ही अफ्रीकन यूनियन बनी। AU इज़ द प्रोजेक्ट फॉर अफ्रीकन मॉनिटरी यूनियन, उसके साथ साथ जिसमें ये लोग मॉनिटरी यूनियन के लिए भी काम करते हैं, बट ऑब्वियस वाली बात है, एंड दैट्स इट, ये हो गया। तो अफ्रीकन यूनियन आपको समझ में आ गया क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज अंटार्कटिका, और या फिर अंटार्कटिक ट्रीटी। इसके अंदर आगे बहुत अच्छे अच्छे टर्म आने वाले हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, पहले वो देख लें। अपार्थीड आएगा, है ना, अपीजमेंट आएगा, अरब लीग आएगा, अरब स्प्रिंग आएगा, देन इसके बाद में आर्म्स कंट्रोल, आर्म्स रेस, असिमेट्रिक वॉरफेयर, ऑटरकी क्या होता है, ऑटोक्रेसी क्या होता है, एक्सिस ऑफ ईविल क्या होता है ना, बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, ये सारे के सारे टर्म। देन बाल्कनाइजेशन, ऐसे करके हम लोग अभी आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बायोलॉजिकल वेपन, है ना, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, बायपोलर वर्ल्ड, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेक्जिट, ये सब कुछ हम लोग अभी आगे समझने वाले हैं। तो देखिएगा पूरी वीडियो को ध्यान से और पढ़ने के हिसाब से देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, अगर कुछ समझ में आए तो उसको लिखिएगा। तो देन हम लोग इसके बाद आ रहे हैं अंटार्कटिका पे। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अक्सर कर बच्चों को इस बात में कन्फ्यूजन हो जाता है कि भैया अंटार्कटिका और अंटार्कटिका, आर्कटिक में सर समझ में नहीं आता कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। बहुत बार भूल जाते हैं कि आर्कटिक ऊपर है कि अंटार्कटिक। देखो हल्की सी बात समझो, जो चीज़ हल्की है वो ऊपर जाएगी और जो भारी है वो नीचे जाएगी। आर्कटिक नाम छोटा है तो आर्कटिक ऊपर, अंटार्कटिक नाम बड़ा है, अंटार्कटिक नीचे, बात ही खत्म यार, छोटी सी बात है। अब इसमें आगे की बात समझो। तो अंटार्कटिका ट्रीटी बेसिकली क्या कहती है? अंटार्कटिका ट्रीटी अंटार्कटिक आइलैंड के लिए है, वो आइलैंड जो कि हम जानते हैं विंडीएस्ट, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड द हाईएस्ट आइलैंड ऑफ ऑल द आइलैंड, सॉरी आइलैंड बोल देते इधर में, वो कॉन्टिनेंट जो हम लोग जानते हैं विंडीएस्ट, ड्राइएस्ट, कोल्डेस्ट एंड द हाईएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट है, उसको अंटार्कटिक कहते हैं। और अंटार्कटिक के अंदर हम जानते हैं इट इज़ उसकी कोई खुद की इंडिजीनियस पॉपुलेशन नहीं है, हम सब जानते हैं। तो क्योंकि उसकी खुद की कोई इंडिजीनियस पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ कोई लोग नहीं रहते हैं, तो कैसे डिसाइड होगा कि अंटार्कटिक में किसका कब्जा है और क्या फिर कौन है क्या नहीं है। और इसी के लिए फिर 1961 में एक ट्रीटी बनी एंड दैट इज़ रेक्टिफाइड एज द अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम, जो कि बेसिक आराम से बोल लूँ, जो कि बेसिकली कहती है कि अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम जो कि बेसिकली कहती है कि ये जो कॉन्टिनेंट है इसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। अपना मकान दुकान नहीं बनाई जाएगी, कोई बम नहीं फोड़ा जाएगा, कोई साइंटिफिक रिसर्च ऐसा नहीं किया जाएगा जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो। हाँ साइंटिफिक रिसर्च किया जाएगा पर पीसफुल कन्वेंशन के लिए। आप लोगों को मुझे चैट बॉक्स में बताना है अंटार्कटिका के अंदर इंडिया की कौन सी 2 रिसर्च सेंटर है और कौन सा एक रिसर्च सेंटर बंद हो चुका है, ये मैं आपसे चैट बॉक्स में जानना चाहूँगा। एंड देन इसके बाद में इसमें मिलिट्री एक्टिविटीज़ बंद, फ्रीज एंड असर्शन ऑफ एनी असर्शन ऑफ टेरिटोरियल क्लेम बिल्कुल बंद हो जाएगा, वरना चाइना अब तक आधा कब्जा कर लिया होता। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया अंटार्कटिका ट्रीटी क्या होती है। हम दोबारा आपको समझा रहे हैं, इनकी डिटेल और भी लंबी है पर हम लोग इसको वर्ड्स के हिसाब से समझ रहे हैं, जीके के कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं समझ रहे हैं, ये ध्यान से समझिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों अपार्थीड। अपार्थीड मतलब क्या होता है ध्यान से देखिएगा। तो अपार्थीड मतलब होता है रेशियल सेग्रीगेशन। जब मैं बोलता हूँ रेशियल सेग्रीगेशन, इसका मतलब कि एक रेस को दूसरी रेस से अलग किया जा रहा है और किसी एक रेस को पावरफुल बना के किसी दूसरी रेस को उस सिस्टम से डोमिनेट किया जा रहा है। हम सब जानते हैं द लॉन्ग रोड टू फ्रीडम किन की लिखी हुई किताब है? नेल्सन मंडेला की। और नेल्सन मंडेला ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी थी साउथ अफ्रीका में अपार्थीड के खिलाफ, ठीक है ना। हम सब जानते हैं मार्टिन लूथर किंग ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी थी अपार्थीड के खिलाफ। तो ये अपार्थीड एक बहुत बड़ी समस्या है। सो दैट इज व्हाट इट इज अ रेशियल सेग्रीगेशन लॉज स्पेशली इन द साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1948 टू 1994। और उसके साथ साथ अपार्थीड इज डिफाइंड एज फाउंडिंग स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड अडॉप्टेड इन 2002 एज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। क्लियर है। और इसी में हम लोग और समझें क्राइम ऑफ अपार्थीड के अंदर तो 1998 का रोम स्टैच्यू और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड एंड 1973 का इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द सप्रेशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम। ये बेसिकली क्या बोलते हैं कि अपार्थीड एक क्राइम है और 3 तरीके से अपार्थीड के अंदर ये बात करते हैं। पहला चीज़ कि उसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट, एन इंटेंट टू मेंटेन डोमिनेशन बाय वन रेस ओवर द अनदर। मैंने समझा दिया, बिल्कुल क्लियर इंटेंट है कि एक दूसरे को दबाएगा। दूसरा, अ
context of systematic oppression by one racial group over another, so that basically वो पूरा सिस्टम ही ऐसे बना रहे हैं, कानून से लेके सारी चीज़ें, कि उनको दबाया जा रहा है। और तीसरा इनह्यूमन एक्ट, ये तीन चीज़ें मिलकर बनता है दोस्तों अपार्थीड। मुझे लगता है आप लोगों को अपार्थीड अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि बोलता है अपीजमेंट। अपीजमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपीजमेंट मतलब होता है किसी दूसरे इंसान को उन चीज़ों के लिए प्रेज या उन चीज़ों को देखते हुए भी आंखें मूंद लेना और उससे कुछ बोलना नहीं जो गलत है। और आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि आप अगर उसको कुछ बोलेंगे या प्रेज या फिर कुछ नहीं करेंगे तो वो आप पे हमला कर देगा और आपको समस्या आ जाएगी। ये कहानी शुरू या ये वर्ड आता कहाँ से है? तो इस वर्ड की पहली बात होती है जब बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से पहले और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद, दोबारा बोलता हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से पहले और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद में, जब द प्राइम एग्जाम्पल इज इन द ब्रिटेन पॉलिसी टुवर्ड्स द फासिस्ट इटली एंड द नाजीज जर्मनी इन 1930s, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेवेली चैम्बरलिन sought to accommodate Italy's invasion of Ethiopia in 1935 and took no action when Germany absorbed Austria in 1938. When Adolf Hitler prepared to annex ethnically German portion of Czechoslovakia, Chamberlain negotiated the notorious Munich Agreement, which permitted German annexation of the Sudetenland in the western Czechoslovakia. तो जब क्या हुआ आपको समझ में आया कि बेसिकली चैम्बरलिन ने इन सब की सारी हरकतों को नज़रअंदाज किया और इनको अपीजमेंट की तरह से, मतलब इनको पैसिफाई करने के लिए इनने इनकी सारी बातें सुन ली। और उस टाइम पे एक बहुत प्यारी लाइन लिखी गई थी या बोली गई थी, विंस्टन चर्चिल ने बोली थी चैम्बरलिन को। और क्या बोली थी कि यू वर गिवन अ चॉइस बिटवीन वॉर एंड डिसऑनर, यू चोज डिसऑनर एंड नाउ यू विल हैव वॉर। तो बेसिकली क्या हुआ? अपीजमेंट का मतलब यूजुअली एन इंसल्टिंग रेफरिंग टू द परसीव्ड वीकनेस ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी। क्लियर है ना? इट इज इन मोर न्यूट्रल टर्म, अपीजमेंट इज द एग्रीमेंट टू सम डिमांड्स ऑफ एन एग्रेसिव पावर विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग वॉर। कि भाई मान लो यार हमारे घर में नहीं कर देता, ठीक है छोड़ो यार कौन, तो ये समझ रहे हो? तो ये अपीजमेंट का मतलब हुआ। क्लियर हो गया? मुझे लगता है आप लोगों को अपीजमेंट समझ में आया। देन इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है, दैट इज अरब लीग। अगेन ये एक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है। 1945 में अरब लीग बनी विद द कॉमन स्टेट है ना इंटरेस्ट ऑफ अरब स्टेट एंड टू एनकरेज कोऑपरेशन बिटवीन देम। ये अरब लीग ही थी जो हम लोग अभी ऊपर बात कर रहे थे ना आपके सामने, कि भैया बेसिकली पैलेस्टीन को बनाना है, इजराइल को मिटाना है, पैलेस्टीन को बनाना है, इजराइल को मिटाना है। ये सारे कंट्री थे जो अरब लीग के इसके लिए आए थे साथ में। और इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर से सबसे पहले किसने आपके सामने, ये रहा यूएई, और उसके बाद बहरीन, और फिर हम लोग आगे देख रहे हैं इन सब लोगों ने फिर दोस्ती कर ली किसके साथ? इजराइल के साथ, जो कि अभी हमने ऊपर अब्राहम अकॉर्ड में देखा। ठीक है। सो इन 2015 द लीग प्रपोज टू एस्टेब्लिश जॉइंट मिलिट्री फोर्स, बट 2023 तक इस मिलिट्री फोर्स का कुछ नहीं हुआ। और अब तो माना जाए तो ये बेसिकली इनकम्पिटेंस है, ये मानी ही नहीं जा रही कि अब किसी काम की है। ठीक है ना? ये मानी ही नहीं जा रही कि अब किसी काम की है। चलो ये समझ में आ गया हमको। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास अरब स्प्रिंग। अच्छा, अरब स्प्रिंग क्या होता है अब ये समझ लेते हैं ध्यान से। अरब स्प्रिंग दोस्तों हम लोगों ने बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और बहुत बार सुना होगा। अच्छा, अरब स्प्रिंग समझाने से पहले मैं तुम्हें डोमिनो इफेक्ट समझाना चाहूँगा। डोमिनो इफेक्ट तुम में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। एक बॉक्स लगा दो, दूसरा लगा दो, तीसरा लगा दो, चौथा लगा दो, पाँचवा लगा दो, छठा लगा दो। एक गिरा, दूसरे को गिराएगा, तीसरे को गिराएगा, चौथे को गिराएगा, पाँचवें को गिराएगा, पड़ सब गिर जाएंगे। इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। अब सवाल आता है कि ये यहाँ पे काम का क्यों है? अगर तुम ध्यान से समझो तो डोमिनो इफेक्ट को, अगर तुम इस मैप को दोबारा देखो तो सबसे पहले ट्यूनीसिया के बाद लीबिया के बाद इजिप्ट के बाद में फिर आगे के कंट्री में बढ़ता हुआ गया था ये रिवॉल्यूशन, और इसीलिए इसको बोला गया था डोमिनो इफेक्ट। एक कंट्री से हुआ और उसके बाद और कंट्रीज के अंदर होता गया ये वाला रिवॉल्यूशन। अब क्या था ये रिवॉल्यूशन, ध्यान समझना। बेसिकली क्या हुआ था, ट्यूनीसिया से शुरुआत हुई थी 2010 में, जब मोहम्मद बाऊजी जी नाम के एक व्यक्ति ने अपने आप को वहाँ के पार्लियामेंट के सामने आग लगा ली थी। क्यों लगा ली थी आग? क्योंकि वो वहाँ फल बेचने आया था और वहाँ की पुलिस ने उससे फल बेचने की मना करी, उसको मार पिटाई करी। देश के अंदर बहुत लंबे समय से डिक्टेटर का शासन था। इन सारे देशों में डेमोक्रेसी आने के या अंग्रेजों के जाने के बाद या फिर ब्रिटिशर्स या फिर फॉरेनर्स के जाने के बाद, यूरोप की कोई भी कंट्री उनके जाने के बाद में, कॉलोनाइजेशन खत्म होने के बाद में यहाँ पे उन्हीं के कंट्री के लोगों ने डिक्टेटरशिप बना ली थी। और वो डिक्टेटरशिप को अरे मर जा कहीं जाके, हाँ, और वो रह बिल्कुल आग पे। अच्छा एक मिनट रुकना, इसकी भैंस की हाँ गया, ठीक है। तो और वो डिक्टेटरशिप के आने के, एक मिनट, ये ना
एक तो छोटा वाला फिनफिना हो रहा है। हाँ, कहा था मैं? तो और वो डिक्टेटरशिप के आने के बाद में लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो गई, इनइक्वालिटी बढ़ती गई। हम सब लोग जानते हैं डिक्टेटरशिप क्या होता है। तो बेसिकली उसके बाद में दिसंबर में ट्यूनीसिया में मोहम्मद बाउज़ीज़ी ने अपने आप को आग लगाई और उसके बाद पूरा देश सड़कों पे उतर आया। सबसे पहले ट्यूनीसिया के डिक्टेटर को हटाया गया, उसके बाद इजिप्ट, फिर लीबिया, फिर यमन, इन सब जगहों पे रिवॉल्यूशन फैला। एंड देन उसके बाद में अर्ली एक्सेलरेशन गेव टू मेजरीज। देन क्यों? क्योंकि उसके बाद में ये तो पहले तो आज़ाद हो गए, फिर धीरे धीरे इनके यहाँ दूसरी कोई एकदम से डेमोक्रेसी आना बहुत मुश्किल होता है दोस्त। डेमोक्रेसी अपने आप में एक सतत प्रयास है। दुनिया का कोई भी देश अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन में डेमोक्रेट हो गया और डेमोक्रेसी आने के बाद वो हमेशा बिना कुछ करे डेमोक्रेटिक रहेगा, गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी इज़ लाइक अ फिजिकल गुड हेल्थ, इसके लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर आप ध्यान देना छोड़ेंगे तो डेमोक्रेसी ख़राब हो जाएगी, याद रखिएगा। आगे चलते ध्यान समझिएगा। तो इजिप्ट ने उसके बाद में फिर डेमोक्रेसी फेल्ड हुई, लीबिया, सीरिया, यमन भी अब दोबारा से सिविल वॉर के अंदर आ गए। एंड देन उसके बाद में बाकी हम लोग ISIS और लेबनान जानते ही हैं। तो हम लोग अरब स्प्रिंग समझ गए क्या है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल हम लोगों को पता है क्या होता है, दैट इज एफर्ट टू लिमिट द प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन, कि भैया हथियार कम रखो यार, धड़ाधड़ 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 बढ़ाए जा रहे हो, ऐसा मत करो। स्पेशली द न्यूक्लियर वन। हमको पता है कोल्ड वॉर के टाइम पे रशिया और अमेरिका में लगातार एक दूसरे के साथ होड़ चल रही थी, तू और बम रख ले, मैं भी रख लूंगा, तू भी रख ले, मैं भी रख लूंगा। तो वो लोग स्टॉक पाइलिंग कर रहे थे वेपन्स की। तो उसके बाद ये टर्म आया था कि भैया इतना स्टॉक पाइल मत करो कि सोलर सिस्टम ही उड़ा दो तुम, धरती तो छोटी बात है। तो उसके बाद आर्म्स कंट्रोल की बात आई। आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट में लिमिट द नंबर और द काइंड ऑफ वेपन, है ना, एंड मे बैन और स्लो द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मिलिट्री पर्पस। क्लियर है, समझ में आ गया। और वहीं हम लोग अभी आगे भी समझेंगे, पर यहाँ समझ लेते हैं। वहीं डिसआर्मामेंट की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, विच सीक्स टू एस्टेब्लिश अ मोर पीसफुल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बाय अबॉलिशिंग वेपन्स। आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट सीक टू मैनेज एग्जिस्टिंग सिस्टम रेगुलेटिंग द आर्म्स ऑफ वेपनरी। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर सारे के सारे वेपन्स को अबॉलिश कर दिया जाता है कि डिसआर्मामेंट तक कि आपके पास अब वो हथियार होने ही नहीं चाहिए। वहीं आर्म्स कंट्रोल में होता है कि आपके पास वो हथियार हो तो सकते हैं पर उनकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए बाबू। ठीक है, समझ में आ गया। देन इसके बाद में हम लोग आगे चलें तो ऐसे बहुत सारे आर्म्स कंट्रोल के एग्रीमेंट हैं वर्ल्ड में जो हम लोग देख सकते हैं। द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, केमिकल वेपन कन्वेंशन एंड ऑल। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आर्म कंट्रोल क्या होता है। और आर्म्स कंट्रोल का जस्ट उल्टा होता है आर्म्स रेस। आर्म्स रेस हुई थी इसलिए आर्म्स कंट्रोल की बात आई। आर्म्स रेस नहीं होती तो आर्म्स कंट्रोल होने की कोई बात ही नहीं आती। तो आर्म्स रेस की बात समझे हम लोग, तो वो क्या है, दैट इज बेसिकली कॉम्पिटिशन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज फॉर टू क्रिएट अ मिलिट्री सुपीरियरिटी। आपको समझ में आता है जो मैंने अभी समझाया। देन इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज असिमेट्रिक वॉरफेयर। ये बहुत काम का टर्म होता है दोस्तों। सिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब होता था पुराने जमाने में जब यलगार हो होता था, एक मैदान में इधर लोग खड़े इधर लोग खड़े और यलगार हो और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया, वो होता था सिमेट्रिक वॉरफेयर। जब दुनिया में सिमेट्रिक वॉरफेयर से असिमेट्रिक वॉरफेयर आया तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ थी जो हमने सुनी, दैट इज नोन एज गोरिल्ला वॉर। गोरिल्ला वॉर आई, लोगों ने बड़ी सेना के खिलाफ खुद को छुप छुप के अटैक करना शुरू करा, थोड़ा मारा पीछे हटे, थोड़ा मारा पीछे हटे। क्यूबा के अंदर इस बात की शुरुआत हुई। ऐसा नहीं था, क्यूबा में नए ज़माने में हमारे देश में भी शिवाजी ने इसको सीखा था। तो बेसिकली असिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर अब क्या होता है, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू साइड्स यूजिंग वाइल्डली डिफरेंट फोर्सेज एंड टैक्टिक्स सच एज बिटवीन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एंड स्मॉल बैंड्स ऑफ गोरिल्ला और इंसर्जेंट। समझ में आता है। द एम ऑफ स्मॉल फोर्सेज इज टू नेगेट द एडवांटेज ऑफ लार्जर बाय यूजिंग अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स सच एज सुसाइड बॉम्बिंग्स, बूबी ट्रैप्स एंड मैनी थिंग्स। तो ये बेसिकली क्या हुआ, असिमेट्रिक वॉरफेयर हुआ। अफगानिस्तान, वियतनाम, ये कितनी सारी वॉर हमने देखी जिनको असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। और इसी के अंदर एक तरीके के बेसिकली बैटल आती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज क्वार्टर बैटल। क्या बोलते हैं, क्लोज क्वार्टर बैटल। तो आप लोग बताइएगा मुझे चेक करके ये कमेंट सेक्शन में कौन से वेपन होते हैं जो हमारे देश में हमारे पास हैं, जो हमारी फौज को ये क्लोज क्वार्टर बैटल लड़ने में काम आते हैं। कौन से वेपन हमारी फौज में हैं जो क्लोज क्वार्टर बैटल लड़ने में काम आते हैं हमारे देश में हमारी फौज को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज नोन एज आउटर्की। आउटर्की का मतलब क्या होता है, अगर आप फोटो देखें तो आपको आराम समझ में आ जाएगा। दैट इज आई एम एंटायरली सफिशिएंट, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे पैर टूटे जा रहे हैं, हालत ख़राब हो रही है, पूरी स्थिति ख़राब है, पर तब भी आई एम एंटायरली सफिशिएंट। क्यों, बिकॉज बेसिकली आउटर्की एक ऐसा सिचुएशन होती है सेल्फ सफिशिएंसी इकोनॉमी में दिखाने की, और वो गवर्नमेंट की जो बेसिकली अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होते हैं, चाहे वो मसोलिनी हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो आज के टाइम पे नॉर्थ कोरिया हो, ये वो कंट्रीज होते हैं जो कहते हैं कि भैया हमको किसी की जरूरत नहीं, हम अपना सिस्टम पूरा क्लोज रखेंगे, अंदर चाहे वो मर ले,
पर सिस्टम क्लोज रखेंगे, दैट इज नोन एज ऑटर्की। तो अगर तुम लोग ध्यान से समझो इसके अंदर, तो सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमिक्स मच प्रैक्टिस बाय अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। बेनिटो मुसोलिनी, वन ऑफ द नोन फिगर ऑफ फासिज्म इन इटली, was a strong proponent of autarky. Post World War I, when the Italy's economy was falling apart, he brought several socialist measures into force and declared the goal of autarky. पर कोई फायदा नहीं हुआ उस टर्की का। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं और समझते हैं ऑटोक्रेसी क्या होता है। ऑटोक्रेसी बेसिकली क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन हैज एब्सोल्यूट पावर। हम सब लोगों को पता है। सम ऑटोक्रेट्स अचीव द पोजीशन बाय कूप और इनहेरिटेंस। या तो इनहेरिटेंस मतलब एक बाप का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, या फिर कूप जो हम लोगों ने हमारे पड़ोसी क्या बोलते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क है ना, पाकिस्तान के अंदर बहुत बार देखा है। ठीक है, तो वो हो गया। एंड देन इसके बाद में अभी रशिया का व्लादिमीर पुतिन, ऐसा ये कह रहे हैं, मेरा नहीं कहना है। तो बेसिकली ये हो गया। तो ये इस तरीके से ऑटोक्रेट हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों एक्सेस ऑफ ईविल। एक्सेस ऑफ ईविल बहुत बार पढ़ोगे आप लोग खबर में, न्यूज़ में, बहुत जगह पे, और बच्चे कभी समझ ही नहीं पाते हैं इसका मतलब क्या था। तो शुरुआती तौर पे हम सब जानते हैं जब ईरान इराक वॉर हो रही थी, ईरान के में ईरानियन रिवॉल्यूशन आया था, है ना। अतायुल्ला खुमानी, खा फ्रॉम द एपिग्लोटिस, अतायुल्ला खुमानी साहब वहाँ पे पावर में आए थे। और उसके बाद में ईरान एक सुन्नी मेजोरिटेरियन आराम से बोलूँगा है कर देता हूँ। ईरान एक सुन्नी मेजोरिटेरियन कैसा कंट्री बन गया था? वो धर्म के गुरु वाले होते हैं, वो वर्ड मेरे दिमाग से निकल गया, भी आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली वैसा कंट्री बन गया था। तो उसके बाद में फिर इराक का अटैक कराया गया। लंबे समय तक इराक दोस्त रहा बहुत अच्छा अमेरिका के साथ। फिर अमेरिका पे 2001 में अटैक हो गया, सितंबर में। जब सितंबर में अमेरिका पे 2001 में अटैक हुआ, अमेरिका ने की भैंस की पूछी क्या हो गया। उन्होंने कहा अब तो दुनिया को समझाना पड़ेगा हम क्या करते हैं। तो उनको समझ में आया कि भैया ऐसा है, 2002 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया, ये तीनों कंट्री एक्सिस ऑफ ईवल हैं। यही तीनों कंट्री मिलकर दुनिया के अंदर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और यही मास डिस्ट्रक्शन के वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमको इनका खात्मा करना पड़ेगा। तो उसमें से खात्मा करने के लिए सबसे पहली कहानी किससे शुरू हुई? इराक से शुरू हुई। आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा अमेरिका का ऑपरेशन था जिसमें उनने इराक को सद्दाम हुसैन से उनके हिसाब से आज़ाद कराया था। सो द फ्रेज ओरिजिनली एक्सिस ऑफ हेटर्ड था, इज एट्रीब्यूटेड बाय बुश इन द स्पीच, है ना। बट उसके बाद में फिर एक्सिस ऑफ ईविल आया और क्यूबा, लीबिया, सीरिया आर सम टाइम एडिड टू द एक्सिस ऑफ ईविल। और वहीं ईरान ने इसका जस्ट अपोजिट टर्म निकाला, दैट इज एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें उन्होंने बोला ईरान लेटर फॉर्म एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस विद सीरिया एंड हिजबुल्ला, लेबनीज पॉलिटिकल पार्टी, कि अगर ये हमको ईविल कहेंगे तो हम इनके खिलाफ रजिस्ट करेंगे। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा दोस्तों, एंड दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पावर। अब ये बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है? बहुत आसानी सी बात होती है दुनिया में दोस्तों। कोई भी कंट्री कभी भी किसी एक को या पूरे के पूरे कंट्री मिलके किसी एक कंट्री को अपना मसीहा नहीं बनने देंगे। अगर वॉर में रशिया के अगेंस्ट यूरोप, अमेरिका हो जाता है तो इंडिया उसको सपोर्ट कर देता है, या सपोर्ट नहीं करता है तो न्यूट्रल रहता है। अगर ईरान के अगेंस्ट अमेरिका, रशिया या फिर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन बहुत सारे हो जाते हैं तो चाइना उसको सपोर्ट कर देता है। कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, सो दैट सब लोग एक दूसरे के साथ बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखें। सो द कंडीशन इन विच नो कंट्री प्रिडोमिनेट ओवर others is known as balance of power. Usually much contested term implies an unequal distribution of power among the states that comprise international system. तो जब unequal distribution होगा तो दिक्कत होगी, इसीलिए फिर उसको बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। In such system balance is maintained by alliance. तो हमको समझ में आया कि अमेरिका बड़ा है तो यूरोपियन यूनियन बन गई, यहाँ पे आसियान बन गई, वहाँ नाटो बन गई, वहाँ CIS बन गई, वहाँ पे उसके बाद में सार्क तो अब कुछ पता ही नहीं है ना। देन उसके बाद में फिर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज बन गई। तो अलग अलग अलायंस बन रही है एक दूसरे को बचाने के लिए, और अलग अलग मोटिव से अलायंस बन रही है, कहीं सिक्योरिटी, कहीं इकोनॉमिक्स, कहीं कॉमन इंटरेस्ट, कहीं कल्चर, अलग अलग तरीके से। तो ये समझ में आ गया, कहीं एनवायरमेंट। सो इन सच अ सिस्टम बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय अलायंस विच प्रिवेंट अ हेगेमन एमर्जिंग। हेगेमन मतलब अ पर्सन और अ कंट्री विच कैन डू हेगेमनी इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अफेयर्स। एंड देन इसके बाद में सम कंट्री सच एज ब्रिटेन इन द 19th सेंचुरी प्ले अ सेल्फ कंसाइसली बैलेंसिंग रोल, चेंजिंग साइड्स टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आ गया हमको बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज नोन एज बाल्कनाइजेशन। अब बाल्कनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर तुम ध्यान से देखो इस मैप को तो ये 1980s में ये मैप है पूरा का पूरा एक जैसा, और 2023 में ये मैप है पूरा का पूरा टूट गया। क्यों? बिकॉज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ अ कंट्री इनटू अ सीरीज ऑफ स्मॉलर वन विच आर ऑलवेज हॉस्टाइल टू ईच अदर। जैसे कि हम इंडिया और पाकिस्तान के केस में देखते हैं कि जब वो डिवाइड हुआ तो आज तक हम दोनों एक दूसरे से हॉस्टाइल हैं,
तो ये बाल्कनाइजेशन टर्म बेसिकली उसके पर बाद में आया है हमारे निकलने के तो बहुत। और वो टर्म क्यों आया था, क्योंकि इसको पूरी की पूरी जगह को ही बाल्कन पेनिनसुला कहते हैं, जिसके अंदर यूगोस्लाविया कंट्री था जो कि यूरोप के साउथर्न ईस्टर्न बाल्कन पेनिनसुला में पड़ता है। और आगे चल के जब वो टूटा तो टूटने के बाद में वो अलग अलग पार्ट में टूट गया, दैट इज़ बेसिकली स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जगोविना एंड सर्बिया एंड देन इसके बाद मैसेडोनिया। तो ये टूटा और टूटने के बाद ये सारे कंट्रीज आपस में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा एनिमोसिटी में भी रहते हैं, इसीलिए इसको बोला गया बाल्कनाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज नोन एज बीजिंग कंसेंसस। अब ये क्या था, छोटी सी बात समझने के लिए तुम ध्यान से देखोगे, ये आदमी भैया बेसिकली क्या चला रहा है, रिमोट से ये ड्रैगन को चला रहे हैं और ये ड्रैगन पे भी एंटीना लगा है और ड्रैगन उड़ के जा रहा है अमेरिका के पास। मतलब क्या हुआ, मतलब छोटा सा था कि जब दुनिया में अमेरिका पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारे देश आज़ाद हुए तो अमेरिका ने सबको बोला वॉशिंगटन कंसेंसस के अंदर कि हम तुमको बताएंगे कि दुनिया में किस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम चलेगा, सारे देश कैसे चलेंगे, किस तरीके से सबको डेमोक्रेटाइजेशन मिलेगा, किस तरीके से मार्केट चलना चाहिए, किस तरीके से IMF और वर्ल्ड बैंक चलेंगे, ये सब हम बताएंगे। पर उसके बाद जब धीरे धीरे चाइना की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होना शुरू हुई और उसके बाद माओ जेडोंग का देहांत हुआ और उसके बाद में क्या नाम था उनका, एक सेकंड में मुझे नाम याद आ जाएगा, हबीबी क्या नाम था, शी जिनपिंग नहीं, शी जिनपिंग तो अभी है, अभी मुझे याद आ जाएगा, या फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसने चाइना के अंदर शुरू करा, क्या कहते हैं हम लोग इसको, बीजिंग या फिर मार्केट इकोनॉमी। तो उसके बाद द इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय चाइना आफ्टर द डेथ ऑफ माओ called the Chinese by the Chinese themselves as reform and opening. The term was intended to mark the contrast with the Washington consensus and this is इसको आगे चल के चाइना मॉडल या चाइना कंसेंसस बोला गया, जिसमें चाइना ने बताया कि वर्ल्ड में किस तरीके से उनके हिसाब से इकोनॉमी चलनी चाहिए। तो कैपिटलिज्म ने दुनिया के अंदर बनाया वेलफेयर स्टेट और सोशलिज्म ने दुनिया के अंदर क्या बनाया दोस्तों, मार्केट सोशलिज्म। दोबारा बोलता हूँ, कैपिटलिज्म ने दुनिया के अंदर बनाया वेलफेयर स्टेट और सोशलिज्म ने दुनिया के अंदर क्या बनाया दोस्तों, मार्केट सोशलिज्म। ये बीच का रास्ता है, जब सबको समझ में आया कि मार्केट में आना पड़ेगा, इनको समझ में आया कि जनता का भला करना पड़ेगा तो टैक्स लेके देना पड़ेगा और इनको समझ में आया सब कुछ अपने हाथ में ही रखना पड़ेगा, कुछ लोगों को तो प्राइवेट प्रॉपर्टी देनी ही पड़ेगी और उनके साथ काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, पर बहुत बार हम लोग गलती कर देते हैं इसके अंदर। और गलती क्या होती है, हम लोग इसको समझ लेते हैं रोड और इसको समझ लेते हैं बेल्ट। नहीं हबीबी, उल्टा है बिल्कुल। This is basically a economic belt and this is a maritime road. This is a economic belt, this is a maritime road. चाइना ने इसको शुरू करा, it is a centerpiece of China's foreign policy, हम सब जानते हैं। शी जिनपिंग इसको लेके आए थे एंड 2013 से इसको इसमें खरबों रुपये लगा जा चुकी है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में कौन कौन से कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप, इन सब कॉन्टिनेंट्स के साथ ही अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं ताकि बिजनेस बढ़ पाए। और 2017 में तो इन लोगों ने इसको पॉलिटिकल स्टेटस दे दिया, जब कम्युनिस्ट पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड ही कर दिया हबीबी, इसको ऐड कर दिया। तो अब तो ये ऑब्लिग मर गया आखिरकार। ये था जिसने मेरे खून पी लिए, दिख रहा है, पी पी करे जा रहा। हाँ, तो आगे चल के तो ये ऑब्लिगेटरी बन गया, समझ रहे हो। तो अब तो ये ऑब्लिगेटरी है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीजिंग से शुरू हुआ, जिंगजियांग, उमरकोल एंड देन आगे टर्की तक, और यहाँ से हम देखते हैं क्विंगजोइंग, गोंगजुआंग, ठीक है। देन इसके बाद में इंडोनेशिया से होता हुआ, फिर इसके बाद है ना अंडमान सी से, बे ऑफ बंगाल से होता हुआ, श्रीलंका से होता हुआ, ऐसे करके ये पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। क्लियर। इसमें इंडिया को बड़ी समस्या है, बताइएगा क्यों। क्योंकि जब ये इनिशिएटिव में यहाँ से एक यहाँ से एक रूट बनता है जिसको बोलते हैं लोग CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस CPEC के अंदर वो इंडिया के इस पार्ट से होके जाता है। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पे कौन सी जगह से इंडिया के होके जाता है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखी है, तो हमें समस्या है। और दूसरा वो यहाँ पे कहाँ से शुरू होता है ये आपको हमें ज़रूर बताना है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल वेपन। अगर मैं बायोलॉजिकल वेपन बोलता हूँ दोस्तों तो इसका मतलब क्या होता है, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर टॉक्सिन्स हो, केमिकल ना हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर टॉक्सिन्स हो, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन। सो इन एंशिएंट ग्रीक आर थॉट टू हैव बेसिकली व्हाट, एनिमल कॉर्प्सेस, है ना, मतलब मरे हुए जानवर दूसरों दुश्मन के कुएं में डाल देते थे और उनका पूरा का पूरा कुआं सॉरी उनका पूरा का पूरा कुआं क्या कर देते थे, जहरीला कर देते थे। तो वो पुराने समय से चलते आ रहे हैं बायोलॉजिकल वेपन। अब आगे चल के क्या हो गया, फिर उसके बाद जर्मन फोर्सेज ने लाइव स्टॉक को एंथ्रेक्स वाले वायरस से पूरा का पूरा स्प्रेड कर दिया, सब मर गए। यूरोप ने अमेरिका के अंदर जाके, हमें पता है, स्मॉल पॉक्स से कंबल बांट दिए, उससे अमेरिका के लोग मर गए जब नेटिव अमेरिकन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड में फैली
और आज भी ब्यूबोनिक प्लेग से लेके मतलब पुराने ज़माने में ब्यूबोनिक प्लेग जापान ने जब चाइना को बॉम्ब किया तो वहाँ पे वो फैला दिया। इस तरीके से वो वेपन्स जिनके अंदर बेसिकली बायोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उससे लोगों को मारा जाए, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन। इसीलिए बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन भी होती है जो यूएन ने बनाई है, जिसमें वो लोग बोलते हैं कि भैया इसमें वेपन बंद करने हैं, बट इसकी बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है दैट ओनली 3 पीपल वर्क इन द कन्वेंशन फुल टाइम विद अ बजट ऑफ $1.5 मिलियन पर ईयर, तो ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है इसके अंदर। देन इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है बाईपोलर वर्ल्ड। अब ये बाईपोलर वर्ल्ड क्या होता है? छोटी सी बात होती है, दुनिया के अंदर जब देखो भैया यार अच्छे से पढ़ना, मेरा गला सूख गया, मैं पानी भी नहीं पी रहा हूँ, सो दैट तुम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा पढ़ा सकूँ। तो बाईपोलर वर्ल्ड के अंदर क्या होता है? व्हेन इन अ वर्ल्ड इन विच टू राइवल कंट्रीज और अ ब्लॉक ऑफ अ कंट्रीज आर रफली इक्वल इन पावर एंड इन्फ्लुएंस सच एज ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। तो रशिया और अमेरिका कोल्ड वॉर के टाइम पे, और अब चाइना और बेसिकली क्या अमेरिका, ये दोनों बराबर पोल बनाए बैठे हैं, तो इसको ये लोग बाईपोलर वर्ल्ड कहते हैं। पर भैंस की आंख, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, हमारी सुनो, उसको कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये फालतू बातें कर रहे हैं बाईपोलर वर्ल्ड। आज के समय पर ना तो यूएसए अकेला है जो अपना राजा बन के बैठे और बाकी सारे कंट्रीज उससे जुड़े, ऐसा भी नहीं यूनिपोलर, ना बाईपोलर है कि चाइना और यूएसए या फिर रशिया और यूएसए हो। आज के टाइम पे मल्टीपोलर वर्ल्ड है भैया। यूएसए, रशिया, इंडिया, चाइना, है ना, इसके बाद अलग अलग ग्रुप्स, ये सब आपस में भी कनेक्ट हैं, एक दूसरे से भी कनेक्ट हैं और कंट्रीज से भी। सो इट इज़ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ब्रेटन वुड्स। हम लोग समझें अगर, तो ब्रेटन वुड्स क्या होता है? ब्रेटन वुड्स दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला अमेरिकन, अभी हमने पढ़ा था ना चाइनीज कंसेंसस, ऐसी अमेरिका वाशिंगटन कंसेंसस थी। तो बेसिकली ब्रेटन वुड्स क्या हुआ था? अ टाउन इन न्यू हैम्पशायर, जहाँ पे बेसिकली 1945 में फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद, और अमेरिका ने बोला था कि हम लोग 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, लोगों ने सबने मिलकर बोला था। और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी थी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक, ये बनेंगे। और उसके साथ तीसरी चीज आएगी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। यही जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ आगे चल के क्या बनेगा? आगे चल के ये बनेगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसी के बेस पे बनता है। ठीक है? और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक बने, जिनका काम था वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन और सॉरी टू से बट थोड़ा सा कैपिटलिज्म का रास्ते को बढ़ाना, थोड़ा कैपिटलिज्म को और बढ़ा देना और थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा देना, सो दैट और कंट्रीज इनके हिसाब से ही चलें। ठीक है? और उसके अंदर बेसिक इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको फंड देगा, फंड आपके पास पैसे की कमी पड़ेगी तो पैसा देगा आपको, और उसके बाद कुछ कंडीशंस देगा जिससे आपको अपने मार्केट को ओपन करना पड़ेगा इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए एंड प्राइवेटाइजेशन के लिए। एंड देन इसके बाद में इसके साथ साथ दूसरा था वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक का काम क्या था? लोन देने का। तो वर्ल्ड बैंक आज भी सॉफ्ट लोन देता है, और वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर हम जानते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग आगे भी समझेंगे कभी, बट ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है दोस्तों ब्रेक्जिट। हम सब लोग जानते हैं ब्रेक्जिट, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग बस इतना समझ लेंगे ब्रिटेन ने जब एग्जिट लिया यूरोपियन यूनियन से 2020 के अंदर, तो वो बेसिकली बातचीत शुरू हुई और उसके बाद आगे चल के एग्जिट लिया, तो वो कहलाया ब्रेक्जिट। वहीं उससे पहले ग्रेक्जिट भी हो चुका था, और एक बार फ्रांस का फ्रेक्जिट हुआ था, पर दोबारा से फ्रेक्स एंटर भी हो चुका है। तो फ्रांस गया था पर आ गया, ग्रेक्जिट हुआ था और ब्रेक्जिट हुआ। हम लोग इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं बफर स्टेट। बफर स्टेट मतलब क्या होता है दोस्तों? बफर स्टेट मतलब दोस्तों वो कंट्री होता है जो 2 पावरफुल कंट्रीज़ के बीच में वीक कंट्री की तरह बैठा हो। तो मतलब हम ऐसा नहीं बोलेंगे वीक कंट्री, बट उसकी किसी से लड़ाई ना हो, सो दैट वो इन दोनों को लड़ने से रोक भी सके। और बेसिकली अगर ये दोनों इससे दोस्ती करना चाहें तो कल को अगर चाइना रशिया की लड़ाई हो, और सोचो चाइना यहाँ पे है तो रशिया का नुकसान, और अगर रशिया यहाँ पे है तो चाइना का नुकसान, है कि नहीं? तो वो क्यों? क्योंकि किसको मंगोलिया सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए इसको बफर स्टेट कहते हैं। अ वीक कंट्री सैंडविच बिटवीन 2 स्ट्रॉन्गर वन। लेबनान फॉर एग्जाम्पल वेज्ड, है ना, बिटवीन सीरिया एंड इसराइल, सफ़र, है ना, एज अ रिजल्ट। देन इसके बाद में हम लोग देखें तो क्लासिक एग्जांपल, है ना, एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर पोलैंड एंड चेकोस्लोवाकिया, है ना, सैंडविच बिटवीन ग्रेट पावर्स ऑफ जर्मनी एंड सोवियत यूनियन। नेपाल बिटवीन इंडिया एंड चाइना, है ना, आई एम सॉरी टू से दिस बट इट इज़ द ट्रूथ। एंड देन मंगोलिया बिटवीन चाइना एंड रशिया। इस तरीके से इन कंट्रीज को कहते हैं बफर स्टेट। आगे चलें इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म समझें, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म हम सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप समझ लेते हैं। ये बहुत अच्छा फोटो है कैपिटलिज्म के अंदर, ये फोटो देख के तो मेरा दिल चटक सा ही गया था बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली इस फोटो के अंदर देखें तो ये बड़ी बच्ची बेचारी बीमार पड़ी है, इसकी हालत ख़राब है, और यहाँ पे लिखा हुआ है वी फीड ऑल, क्योंकि इसका हिस्सा लेके यहाँ तक लोग बैठे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे। एंड देन उसके बाद आता है वी वर्क फॉर ऑल, तो ये लेबर और बाकी लोग काम कर रहे हैं। देन इसके बाद वी ईट फॉर ऑल, ये वो एरिस्टोक्रेटिक लेवल के लोग या जो ऊपर बैठ के सब कुछ खा रहे हैं, इनइक्वलिटी हो रही है इनकम की। देन इन्हीं के पैसे और इनके पैसे से मिलके चल रही है आर्मी, दैट इज़ वी शूट एट यू। एंड देन इसके बाद वी फूल यू, रिलीजन,
या फिर जो भी चीज़ें आपको इनटेंजिबल तरीके से उल्लू बनाने के लिए बनी है। एंड देन इसके बाद में वी रूल यू, है ना, जिसमें आप देखेंगे पैसे वाले लोग और धर्म के लोग और सब हैं। एंड देन दिस इज़ कैपिटलिज्म। तो बेसिकली बहुत ही थोड़ी सी टफ डेफिनेशन है, मैं बिल्कुल कहूँगा, पर तब भी हमने देखी तो बहुत अच्छी बात है। तो वी फीड, वी वर्क फॉर ऑल, वी ईट फॉर यू, वी शूट एट यू, वी फूल यू, वी रूल यू, एंड दैट इज कैपिटलिज्म। व्हाट इज कैपिटलिज्म? एन आइडियोलॉजी इन विच द प्रॉपर्टी, इंडस्ट्री एंड ट्रेड आर कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट ओनर। अब इसके अंदर बेसिकली इन इंटरनेशनल रिलेशन सिग्निफिकेंस, बिकॉज मेंबर्स ऑफ वेस्ट एंड नाटो आर कैपिटलिस्ट एंड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन, हम सब लोग जानते हैं, और इसी को बढ़ाने की बात, पूरी कहानी यही चल रही है। एंड देन उसके बाद में मैनी अदर कंट्रीज सच एज चाइना आर कंसिडर्ड टू बी फॉर्म ऑफ स्टेट रन कैपिटलिज्म। वो क्यों? क्योंकि हमने बताया कि जब माओ जेडोंग गए और उसके बाद उन लोगों ने मार्केट सोशलिज्म के अंदर वो लोग आए तो प्राइवेट सेक्टर को बहुत कुछ दिया, और उसके साथ साथ फिर स्टेट ने भी प्राइवेट सेक्टर पे हुआ, तो वो स्टेट रन कैपिटलिज्म हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, केमिकल वेपन। हम लोग समझ गए थे बच्चों बायोलॉजिकल वेपन क्या होता है, तो अब केमिकल वेपन क्या होता है हम लोग ये भी समझ लेते हैं। केमिकल वेपन की अगर हम लोग बात करें तो वो वेपन जिसके अंदर बायोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होंगे बट कुछ केमिकल्स होंगे जो लोगों को नुकसान कर सकते हैं, दैट इज इंक्लूडिंग नर्व एजेंट सच एज सेरीन, क्लोरीन आर बैंड फ्रॉम केमिकल वेपन कन्वेंशन। इन 2018 अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस लॉन्च एयर स्ट्राइक ऑन सीरिया। क्यों? क्योंकि सीरिया ने सेरीन गैस यूज करी थी और क्लोरीन अपने ही सिविलियन के खिलाफ। एंड देन इसके साथ साथ व्हाइट फॉस्फोरस भी यूज होता है। बम देखे होंगे आपने, आसमान में फटे ऐसे और इसके बाद पूरा बम फैल गया लोगों के ऊपर सफेद रंग का, दैट इज नोन एज व्हाइट फॉस्फोरस। हमको पता होगा, आप लोगों को पता होगा, माचिस की डिब्बी में रेड फॉस्फोरस होता है, इसीलिए उसको सेफ्टी मैच स्टिक कहते हैं, क्योंकि रेड फॉस्फोरस अपने आप नहीं जलता, उसको किसी चीज़ के साथ घिसना पड़ता है फिर वो जलता है। वहीं व्हाइट फॉस्फोरस की पहले माचिस बनती थी और वो अपने आप अगर हिल जाती थी तो जल जाती थी। तो ये फर्क होता है व्हाइट और रेड फॉस्फोरस में। चाइना हैज़ यूज्ड केमिकल वेपन और बहुत सारे कंट्रीज़ ने, तो ये केमिकल वेपन हो गया। और यहाँ जाके हमारी ये वाला टॉपिक खत्म होता है। तकरीबन 25 टॉपिक हम लोगों ने करे। आप लोगों को ये कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम लोगों ने इसके बीच में अपने बैच से लेके हम क्या पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते हैं, क्या हमारे बैचेज़ हैं, ये सब प्रमोशन हम नहीं करते, हम भूल जाते हैं हम क्या करें पढ़ाते पढ़ाते, तो हम भूल गए प्रमोशन करने की। आप लोगों को हमारे बारे में कुछ भी जानना हो तो आप वेबसाइट thinkmanaveducation.in पे जा सकते हैं, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। आप प्लीज़ अगर यहाँ तक आए हैं तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। एंड इसके साथ साथ हम लोग इसके और पार्ट्स भी लाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अपना बहुत ध्यान रखें। हाँ, नमस्कार, जय हिंद। और आपको ये नोट्स अगर चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, उसके अंदर एक्सक्लूसिवली फ्री कंटेंट फॉर एस्पिरेंट्स के अंदर आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।